हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का अपना कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस कंप्यूटर साइंस के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये जानना जरूरी है कि हमारे इस कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा ये क्लास 12th का ठीक है जी, हमारे क्लास 12th का ये जो हमारा कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, इस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, ये हमारा जो कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है, इस कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के अंदर एक हमने पढ़ना है यहाँ पे पाइथन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, पाइथन के अलावा हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपना माई सीक्वल के बारे में, और माई सीक्वल के अलावा हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे नेटवर्किंग का। ठीक है, तो हमारे पास आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के अंदर हमने इन तीन मेजर टॉपिक्स है जिनको पढ़ना है हमने। हाँ, इसके अंदर बड़े सारे सब टॉपिक्स हैं, वो तो हम पढ़ेंगे भाई, बट ये तीन मेजर हमारे टॉपिक हैं। अब हम लोग जो बेसिकली शुरुआत अपनी करेंगे वो हम करेंगे इस पाइथन से। अब जरा इस पाइथन के बारे में थोड़ा समझते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये पाइथन आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ी। अच्छा, 11th क्लास में आपने पाइथन पढ़ी, अब 12th क्लास में भी पाइथन आ रही है आपकी यहाँ पे। अब कई बच्चों के मन में सवाल होता है कि क्या 11th क्लास में जो हमने पाइथन पढ़ी है, क्या 12th क्लास में भी उसका कुछ लेना देना है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली यार, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा है वो सब आपका 12th क्लास में भी यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि भैया जितना कुछ 11th में पढ़ा था वो हर एक कंसेप्ट, वो हर एक चीज का इस्तेमाल 12th में भी होगा। अब ये बात सुन के कई बच्चे कहेंगे ओ भाई हो गया काम, 11th तो ढंग से हमने करी नहीं, यानी कि 11th को हमने पाइथन को ध्यान से सुना नहीं, समझा नहीं, अब 12th में कैसे करेंगे भाई, अब 12th में तो बोर्ड का पेपर देना है। तो आपको यहां पे चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि भैया हम आपके साथ हैं। हम आपको क्लास 11th के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को पहले क्लियर करेंगे आपके लिए। ठीक है, उन सारे कंसेप्ट्स को आपको समझाएंगे अच्छी तरह से, और जब आपको वो कंसेप्ट समझ में आएंगे तो उसके बाद हम लोग 12th क्लास के टॉपिक्स के ऊपर स्विच करेंगे। अच्छा जी, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या दे दी है यहाँ पे कि सबसे पहले कई बुक्स के अंदर आपका एक रिवीजन टूर डाल दिया गया है। ठीक है, बुक्स में आपके सिलेबस में रिवीजन टूर ऑफ पाइथन एक ये चैप्टर डाल दिया गया है। अब ये रिवीजन टूर ऑफ पाइथन के अंदर क्या है, 11th क्लास के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन सारे कंसेप्ट्स को वन बाय वन कवर कर दिया गया है। तो हम अपनी शुरुआत अपने इस रिवीजन टूर वाले चैप्टर से ही करेंगे। अच्छा, ये चैप्टर ऐसा नहीं कि यार आपने 11th का टॉपिक्स इसमें पढ़ रहे हो सिर्फ इसलिए शायद 12th का समझ में आ जाए, नहीं भाई। ये जो रिवीजन टूर ऑफ पाइथन वाला चैप्टर जो है ना, इसमें से भी आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो ये मत सोचना कि भैया ये चैप्टर जो है रिवीजन टूर ऑफ पाइथन ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं 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 भाई, इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आने हैं इसमें से भी। तो इस चैप्टर को भी आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है कि कैसे इस पे काम करा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है रिवीजन टूर ऑफ पाइथन। तो चलिए अब मैं जरा स्क्रीन थोड़ी अपनी क्लियर कर देता हूं। लो जी, अब शुरुआत करते हैं अपने पाइथन से, रिवीजन टूर ऑफ पाइथन से। तो देखो, अब हम पाइथन का जो रिवीजन टूर हम लोग कर रहे हैं, तो मैं इसमें छोटी छोटी पाइथन से रिलेटेड आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो थोड़ा बता दूं। अच्छा, जैसे पाइथन क्या है भाई, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा जी, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस खुशी में इस्तेमाल किया जाता है भैया? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज हम करते हैं सॉफ्टवेयर्स को बनाने में। ठीक है, आप अपने कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं वो बिना सॉफ्टवेयर के तो कर नहीं पाते ना। अगर आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो करो भाई,
किसने मना किया? लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब होना चाहिए ना। आप कहते हो कि जी मुझे अपने कंप्यूटर में कुछ फोटो एडिटिंग का काम करना है, तो कर लो भाई फोटो एडिटिंग का काम, बट उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए तुम्हारे कंप्यूटर में फोटो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो भैया इससे एक बात क्लियरली समझ लो, बात यह है कि कंप्यूटर में तुम जो मर्जी काम करना चाहो करो, तुम कंप्यूटर में कोई अलग टाइप का डिवाइस चलाना चाहो चलाओ, तुम कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन पे काम करना चाहो करो, लेकिन जिस भी हार्डवेयर को आप काम करना चाहते हो, ठीक है, कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर लगा के काम करना चाहते हो, या जिस भी एप्लीकेशन पे तुम लोग काम करना चाहते हो कर सकते हो, बशर्त उस पर्टिकुलर हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर, उस एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में अवेलेबल हो। और यहां हमने क्या देखा कि भैया सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए सबसे ज्यादा किसका इस्तेमाल हो रहा है? भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। भैया यहीं से समझ में आ रहा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किस लिए है? सॉफ्टवेयर को बनाने में। और हमें यह भी दिख रहा है कि कंप्यूटर में जितना हार्डवेयर चलता है या जो भी एप्लीकेशन चलती हैं तो वो तभी चल पाती हैं क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में होता है, और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कौन आ गया? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना भाई कंप्यूटर में कुछ भी नहीं होना। और अब हमारे कोर्स करिकुलम में जो पाइथन दे रखा है ये भी वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, बट पाइथन इज जस्ट वन ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, अब ये पाइथन जो लैंग्वेज है, अब इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि भैया ये पाइथन नाम की लैंग्वेज को बनाने वाला व्यक्ति यानी डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन था? तो पाइथन को बनाने वाला व्यक्ति था ग्यूडो वैन रॉसम। ठीक है, ये एक डेवलपर था जिसने बेसिकली पाइथन नाम की लैंग्वेज को बनाया, डेवलप किया, और इस बंदे ने इस लैंग्वेज को बनाने के बाद इसको ऑफिशियली, ठीक है जी, ऑफिशियली इसने फरवरी 1991 में इसने इस लैंग्वेज को, जो पाइथन नाम की लैंग्वेज इस ग्यूडो वैन रॉसम ने बनाई, इसने उसको ऑफिशियली फरवरी 1991 में रिलीज कर दिया। चलो जी, अब आगे, अब ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़ा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको एमसीक्यू में इससे रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। ठीक है जी, कल को एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाए कि भैया पाइथन किसने डेवलप करी, 4 ऑप्शन दे देंगे और आपको क्या करना है भैया, उनमें से एक ऑप्शन चूज करना है, और सही ऑप्शन क्या होगा? पाइथन डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन है? ग्यूडो वैन रॉसम, ध्यान रखना। नाउ अब हमने पाइथन का एक छोटा सा सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन देख लिया यहां पे। अब उसके बाद हम जो पाइथन के देखो जो मेजर टॉपिक्स हैं जो हमें 12th के लिए रिक्वायर्ड है, हम उन टॉपिक्स के ऊपर पहले स्विच करना चाहेंगे। तो चलिए अब हम जरा नेक्स्ट टॉपिक पकड़ते हैं यहां पे पाइथन से रिलेटेड, और नेक्स्ट क्या हमने पढ़ना है। तो चलिए जी, अब पाइथन में हम लोग जो पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है टोकन्स। ठीक है, पाइथन का पहला टॉपिक जो है उस पहले टॉपिक का नाम क्या है? टोकन्स। अब टोकन क्या है भाई, जरा जान लें, समझ लें। एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन टोकन की लिख रहा हूं मैं यहां पे कि टोकन क्या चीज होती है भैया? स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है जी, तो हमारा जो टोकन है, ये टोकन असल में क्या है? टोकन का मतलब है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट ऑफ अ प्रोग्राम। अब हमने कहा कि भाई साहब यहां तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख दिया, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मतलब इसका। तो चलो इसका मतलब भी समझते हैं कि भाई क्या मतलब है इसका। अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, देखो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, a इज इक्वल टू 5 लिखा। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि भैया इस स्टेटमेंट को तोड़ दो, ठीक है जी, तोड़ दो इसको। अब हमने कहा अच्छा जी तोड़ दें, कैसे तोड़ेंगे? अब मैंने कहा देखो जब इसको तोड़ेंगे तो एक इसमें आएगा a, ठीक है, और एक इसमें इक्वल टू नाम का ऑपरेटर है वो लगा दिया हमने, अलग कर दिया भाई। और अब यहां पे 5 है उसको भी अलग कर दिया।
कर दिया ना हमने, इस स्टेटमेंट के टुकड़े टुकड़े कर दिए भाई, एक टुकड़ा है ए, एक टुकड़ा है इक्वल टू, एक टुकड़ा है 5, कर दिए टुकड़े। अब क्या इसके अलावा और आगे टुकड़े हो सकते हैं क्या मैं ए के और टुकड़े कर सकता हूं, इक्वल टू के टुकड़े कर सकता हूं, 5 के टुकड़े कर सकता हूं? और नहीं भाई, अब इसके बाद और टुकड़े इसके नहीं हो सकते। तो अब ये क्या है, देखो, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स। अब ए क्या है, एक स्मॉलेस्ट, क्योंकि भाई इसके बाद आगे तो फर्दर इससे छोटा ही है, इंडिविजुअल यानी कि फर्दर और डिवाइड तो नहीं होगी ना। तो यहां पे इक्वल टू भी क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट, 5 भी क्या है, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। तो इसका मतलब ये a इक्वल टू और 5 ये भी क्या है भैया, एक तरह का टोकन ही है। ठीक है, ये a भी टोकन है, ये इक्वल टू भी टोकन है, ये 5 भी टोकन है, ये सब भैया टोकन ही बैठे हुए यहां पे। ठीक है, तो अब हमने कहा जहां a टोकन है, इक्वल टू टोकन है, 5 टोकन है, तो भैया इनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? अब देखो क्या होता है कि टोकन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, टोकन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो हम पहले टाइप्स ऑफ टोकन भी समझेंगे। ठीक है, और उस टाइप्स ऑफ टोकन को समझकर हमें यह पता लगेगा कि भैया इक्वल टू और ए है, 5a किस किस कैटेगरी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसको शुरुआत करते हैं अपना टाइप्स ऑफ टोकन से। तो ये जो लिखा हुआ मैंने, इसको आप साथ साथ नोट करते जाइए। ठीक है जी, आपके प्रॉपर वे में एक नोट्स बनते जाएंगे। कुछ नहीं, पेपर से पहले कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं, जो नोट्स मैंने कराए हैं बस उसी को देखते रहो, उसी को पढ़ के जाओ, सारा नैया पार तुम्हारी आराम से लग जाएगी भाई। अब चलिए, अब देखते हैं जरा आगे क्या करना है हमने। तो हमने अब टाइप्स ऑफ टोकन की कहानी स्टार्ट करनी है। तो चलिए जी, अब हमारा टॉपिक जो है वो ये आ गया है हमारा टाइप्स ऑफ टोकन। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ टोकन की बात कर रहे हैं। तो भैया टाइप्स ऑफ टोकन कौन कौन से हैं? बड़े सारे टाइप्स ऑफ टोकन हैं। अब जैसे हम यहां पे थोड़ा एक लिस्ट बना देते हैं। देखो जी, एक टाइप ऑफ टोकन है जिसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड। ठीक है जी, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफायर। ठीक है जी, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास लिटरल, नेक्स्ट है ऑपरेटर, और सबसे लास्ट जो है वो है पंक्चुएटर। सो हमारे पास यहां पे ये कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंक्चुएटर, ये 5 प्रकार के टोकन्स दे रखे हैं। अब हमें क्या करना है, इन टोकन्स को भी 1 बाय 1 समझना है। समझना जरूरी है क्योंकि 12th क्लास के अंदर क्वेश्चन आ सकता है इनके ऊपर बेस्ड। तो अगर हमारे पास ये कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी हम उन क्वेश्चनों का आंसर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में। तो जी पहला जो टाइप ऑफ टोकन, फर्स्ट, दैट इज कीवर्ड। अब जरा इस कीवर्ड के बारे में हम लोग समझते हैं कि भैया कीवर्ड क्या होता है। चलिए, कीवर्ड मतलब है रिजर्व्ड वर्ड्स। क्या है? रिजर्व्ड वर्ड। अब रिजर्व वर्ड का मतलब क्या हो गया कि भैया ये शब्द किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बुक हो रखा है और मैं इस शब्द को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही हुआ रिजर्व्ड का मीनिंग। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपने, जैसे मान लो मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करता हूं, ठीक है, और एक हिंदी लैंग्वेज की भी बात करता हूं। अब इंग्लिश में जैसे हम लोग एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे पेन है, ठीक है, हम लोग जिससे लिखने का काम करते हैं ना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में उस ऑब्जेक्ट पे हम एक शब्द यूज करते हैं, दैट इज पेन। और सेम उसी ऑब्जेक्ट के लिए हिंदी भाषा में इस्तेमाल होता है एक शब्द, दैट इज कलम। ठीक है, तो भैया अब इंग्लिश भाषा में उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या वर्ड रिजर्व है? पेन। और हिंदी भाषा में उस ऑब्जेक्ट के लिए क्या वर्ड रिजर्व है? कलम। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार से पाइथन वाली लैंग्वेज के अंदर भी कई सारे शब्द दे रखे हैं जिन शब्दों का एक अपना खुद का मीनिंग है, और वो शब्द सिर्फ जब भी हम इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, तो जब पाइथन उन शब्दों को देखेगा तो देखते ही वो समझ जाएगा, अच्छा भाई ये वाला शब्द लिखा है तो भाई मुझे इस शब्द से जुड़ा हुआ जो काम है वो ऑटोमेटिकली परफॉर्म करना है।
तो एक तरह से कीवर्ड की पहले डेफिनेशन लिख देते हैं। तो कीवर्ड है दीज आर द रिजर्व्ड वर्ड्स having its own predefined meaning। ठीक है, हैविंग इट्स ओन प्री डिफाइंड मीनिंग। अरे जरा ये मीनिंग वर्ड थोड़ा गड़बड़ हो गया, इसको जरा मिटा के साफ साफ लिख देता हूं भाई, कल को तुम लोग गलत गलत नोट करोगे और फिर बोलोगे सर ने गलत लिखवाया। चलो जी, तो यहां पे मीनिंग, हाँ अब बिल्कुल सही लग रहा है। सो दीज आर द रिजर्व वर्ड्स हैविंग इट्स ओन प्री डिफाइंड मीनिंग। तो भैया अब इतनी बात समझ में आ गई कि भैया ये कीवर्ड क्या है, ये यार ये है रिजर्व्ड वर्ड है भैया, रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मतलब जिसका भैया खुद का अपना एक प्री डिफाइंड मीनिंग होगा। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं इसके। अब जैसे मैं कीवर्ड का एग्जाम्पल लिखता हूं इफ, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं एल्स, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं एल इफ, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं फॉर, वाइल, ब्रेक और कंटिन्यू। अच्छा, अब इन शब्दों को जब मैंने लिखा तो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला 11th का याद आने लगा। हाँ यार, इन शब्दों को सुना तो था। तो भैया सुना तो था, आपने इफ को सुना था, एल्स को सुना था, एलिफ को सुना था, फॉर को सुना था, इन शब्दों को सुना तो था। लेकिन आज पता लगा कि भैया ये शब्द क्या है, ये कीवर्ड है। ठीक है, इन शब्दों का इस्तेमाल किसी खास काम के लिए ही प्रोग्राम के अंदर करा जाता है, ऐसे नहीं कर दिया जाता फालतू में, क्योंकि ये क्या है, कीवर्ड्स। इनका एक अपना खुद का रिजर्व मीनिंग है, अपना खुद का एक पर्सनल काम है। तो जब भी इन शब्दों को लिखा जाएगा तो इनके साथ जुड़ा हुआ जो काम है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप नोट कर लीजिए जरा फटाफट जल्दी से। अब कीवर्ड तो चलो देख लिए, ठीक। अब आगे आते हैं कि और क्या क्या दे रखा है हमें यहां पे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर, अब देखो आइडेंटिफायर का मतलब क्या है। आइडेंटिफायर का मतलब है वो चीज जो किसी पर्टिकुलर थिंग को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है। अब क्या मतलब है यार, बट सर ने बड़ी घुमावदार बात कर दी, वो चीज जो आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, क्या मतलब इसका। एक छोटा सा एग्जांपल से समझाता हूं यार, सुनो। तुम कंप्यूटर में काम करते होगे, काम करने के बाद यार अपनी फाइल सेव भी करते होगे ना। तो जब तुम कंप्यूटर में अपनी फाइल को सेव करने जाते हो, करते हो ना सेव, तो वो तुम्हारे सामने जैसे सेव करते हो तुम्हारे सामने एक डायलॉग बॉक्स खोल देता है। क्या खोल देगा तुम्हारे सामने, एक डायलॉग बॉक्स खोल देगा। अब जो ये डायलॉग बॉक्स खोल देता है उससे आपको क्या क्या जानना चाहता है इस डायलॉग बॉक्स के द्वारा। वो आपसे दो जानकारी जानना चाहता है। पहली बात लोकेशन, कि भैया ये जो फाइल अभी आपने बनाई है इसको कौन से स्थान में, कौन सी जगह पे सेव करना चाहते हो। भैया तुम्हारे कंप्यूटर में सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, भैया किस जगह में सेव करना चाहते हो, तो ये लोकेशन के द्वारा ये बताया जाता है। अच्छा, और अब आ गया भैया एक और इंपॉर्टेंट चीज, फाइल नेम। फाइल का नाम बताओ, किस नाम से सेव करूं। अब ये जो फाइल नेम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फाइल का नाम नहीं दूंगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो प्रॉब्लम कैसे हो गई, एक इमेजिनरी सिचुएशन सोचो कि हम कंप्यूटर में फाइल बनाएं और फाइलों को नाम देने का झंझट ही ना हो। अच्छा जी, अब सपोज मान लो मैंने क्या करा, एक ब्लैंक फाइल बनाई, एक ब्लैंक फाइल खोली, उस ब्लैंक फाइल में अपना सारा रिज्यूम टाइप करा, खूब अच्छे से रिज्यूम टाइप कर दिया सारा, और करने के बाद मैंने उसको सेव कर दिया। कहां पे सेव कर दिया, अपने कंप्यूटर की डी ड्राइव में सेव कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि भाई साहब अब 1-2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद मेरे एक मित्र का फोन आया। उसने बोला अरे भाई ऐसा है
मेरी कंपनी में बड़ी अच्छी वैकेंसी निकली है और फटाफट अपना जो रिज्यूम है वो भाई मुझे मेल करके भेज दे, मैं जल्दी से अभी अभी तेरा रिज्यूम जो है वो अपने मैनेजर को पकड़ा दूंगा, तेरा सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी से। मैं बड़ा खुश, मैंने कहा वाह यार वाह, क्या बात बताई तूने, अगर हो गया सिलेक्शन ना तो भाई तेरे को तो पक्का पक्का पार्टी दूंगा मैं। चलो भाई, अब मैं बड़ी खुशी खुशी अपने कंप्यूटर को ओपन किया, मैंने डी ड्राइव को ओपन किया, क्योंकि मैंने फाइल रिज्यूम कहां पे डाला था, डी ड्राइव में। अब इमेजिन करो कि हमने फाइलों को नाम नहीं दिया है, तो सोचो डी ड्राइव में आपको बड़ी सारी फाइलों के आइकन, बड़ी सारी फाइलों के सिंबल दिखेंगे। ठीक है, मान लो वर्ड की मेरे पास कम से कम, वर्ड की मेरे डी ड्राइव में मान लो 300 फाइल्स हैं। अब नाम किसी में लिखा नहीं है। अब सोचो, अब भाई मुझे इसमें से अपने रिज्यूम वाली फाइल देखनी है, कौन सी है भाई, सब कैसे पता लगेगा यार, नाम तो किसी फाइल का दिया ही नहीं है। अब यहां पे मेरे पास समस्या है, क्यों? क्योंकि किसी भी फाइल को हमने नाम दिया नहीं। अब नाम नहीं दिया तो भैया अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारी वो रिज्यूम वाली फाइल है कौन सी? अब फिर हमारे पास एक ही रास्ता बचा है। वो रास्ता क्या है कि भैया एक एक करके एक एक फाइल को खोलो, उसका कंटेंट देखो, फिर बंद करो, फिर खोलो, कंटेंट देखो, बंद करो। अबे 10-12 फाइल नहीं है यार, 300 फाइल है, कहां पे पड़ी है, कौन सी फाइल कैसे चेक करूंगा? ये तो बड़ा दिक्कत वाला काम हो गया यार। तो इसलिए याद रखेंगे, जब भी हम फाइलों को स्टोर करते हैं तो हम क्या देते हैं, फाइल को नाम जरूर देते हैं, क्योंकि इन्हीं नामों के द्वारा तो हम उस फाइल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये पता लगा यार, कंप्यूटर है, बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है भाई, उसमें बड़ी सारी फाइलें स्टोर हो सकती हैं, लेकिन हर फाइल को जब हम स्टोर करेंगे तो हमें उस फाइल का नाम देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि भाई नाम नहीं देंगे तो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम यहां पे। तो अब यहां पे हम जो पाइथन नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अंदर भी बड़े सारी चीजें दे रखी हैं, वेरिएबल्स हैं, फंक्शन हैं, क्लासेस हैं, बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। तो मुझे हर चीज को क्या देना पड़ेगा, नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर का मतलब क्या हुआ, देखो यहां पे, दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक, जैसे कि वेरिएबल हो गया, फंक्शंस हो गए, एक्सेट्रा, यूज्ड इन द प्रोग्राम। ठीक है, यूज्ड इन द प्रोग्राम। तो भैया आइडेंटिफायर का काम क्या है, दे आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि बोला है वेरिएबल्स हैं, फंक्शन है, जो भी और भी ऑब्जेक्ट्स जो यूज करते हैं, जो प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे, तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए भैया आइडेंटिफायर का इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल से थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूं मैं। मान लो मैंने लिखा a इज इक्वल टू 10। अच्छा, जब मैं लिख रहा हूं a इज इक्वल टू 10, तो भैया इससे क्या होगा भाई, इसको देखकर ये समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर की मेमोरी में एक जगह बन जाएगी, एक जगह रिजर्व हो जाएगी, उस जगह के अंदर भैया 10 आ जाएगा, उस जगह के अंदर क्या आ जाएगा, 10। लेकिन उस जगह का एक नाम होगा, दैट इज a। अब ये नाम क्यों दे रखा है, क्योंकि भैया अगर ये नाम नहीं होता, मान लो एक हम उड़ा देता हूं मैं इस नाम को, ए नाम, कोई नाम ही नहीं मिला इसको। ठीक है, ये नाम मैं मिटा रहा हूं, मिट जा भाई, मिट जा जल्दी से। अरे मिट भी नहीं रहा, बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे मिटा देते हैं। अच्छा, अब सपोज मान लो कि भैया यहां पे इस a इज इक्वल टू 10 बनाया, मेमोरी में एक जगह बनी, वहां पे 10 स्टोर हो गया, बस कोई नाम नहीं मिला। अब मान लो आगे जाके मैं आगे जाके कोई स्टेटमेंट लिखना चाहूं जिसमें मैं b के अंदर एक b नाम से नया वेरिएबल बनाना चाह रहा हूं, b नाम से एक नया नाम बनाना चाह रहा हूं। अब b के अंदर मुझे a का मतलब जो a के अंदर जो डेटा मैंने डलवाया था उसका मान लो मुझे डबल स्टोर कराना है। तो भाई अब मैं उस वैल्यू उसको रिप्रेजेंट कैसे करूं, यहां पे क्या लिखूं मैं? तो अब यहां पे हमने a इज इक्वल टू 10 है ना, तो a को नाम दिया ना हमने, इस जगह को नाम दिया रखा ना a। तो अब इस जगह से रिलेटेड मुझे कुछ भी काम करना है तो मैं इसके लिए क्या नाम यूज करूंगा, a प्लस, मान लो मुझे 5 ऐड करना है तो a प्लस 5।
तो वो ऑटोमेटिकली जब मैं ए लिखूंगा तो ए बेसिकली किस जगह को आइडेंटिफाई कर रहा है, इस जगह को आइडेंटिफाई कर रहा है ना, तो इस जगह के जो भी वैल्यू जुड़ी हुई है वो ए की जगह पे इस्तेमाल हो जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा समझ में आया होगा कि हाँ आइडेंटिफायर को लिखने का फायदा क्या है, क्योंकि भाई आइडेंटिफायर से ही मैं चीजों को आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। क्लियर इतनी बात सारी? तो हमने अभी देखा है कीवर्ड्स के बारे में, दूसरा अभी हमने देख लिया आइडेंटिफायर के बारे में। ठीक है जी, इसको नोट कर लेना। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक मतलब आइडेंटिफायर से रिलेटेड एक चीज बता रहा हूं, बड़ी मजेदार चीज है। देखो अब क्या मजेदार चीज बताने जा रहा हूं, अब मैं बताने जा रहा हूं रूल्स फॉर सेटिंग आइडेंटिफायर नेम। अब भाई बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा ध्यान से सुनना है इस टॉपिक को। क्यों? क्योंकि पेपर में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। चलिए जी, अब पहला रूल समझते हैं कि यार आइडेंटिफायर का नाम रखने का पहला रूल क्या है। अब पहला रूल, ओनली कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। ठीक है, 0 to 9 एंड अंडरस्कोर। अंडरस्कोर पता है ना, ये वाला कैरेक्टर होता है, सिर्फ इज अलाउड। इसका मतलब जब भी आप कोई आइडेंटिफायर का नाम रखोगे तो भैया उस नाम में कैपिटल A to Z, स्मॉल a to Z, 0 to 9 डिजिट या अंडरस्कोर इनका इस्तेमाल हो सकता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, मैंने यहां पे लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखता हूं इसका। अगर मैं लिखूं अंडरस्कोर AMT इज इक्वल टू 500, ठीक है, या मैंने लिखा R अंडरस्कोर 59 इज इक्वल टू 600, या मैंने लिखा R@INT इज इक्वल टू 30। अब मैं जानना चाहता हूं कि भाई साहब ये जितने भी नाम मैंने इस्तेमाल किए हैं, जैसे पहला नाम मैंने करा अंडरस्कोर AMT, तो क्या ये नाम सही है? यस, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इस नाम में वही कैरेक्टर आ रहे हैं जो अलाउड बोले में मैंने अंडरस्कोर को भी अलाउड करा है, कैपिटल A भी अलाउड है, स्मॉल MOT ये भी अलाउड है, तो सही है भाई ये। अच्छा, नीचे वाले में आते हैं, यहां पे लिखा R अंडरस्कोर 59, तो भैया कैपिटल R अलाउड है क्योंकि कैपिटल में, अंडरस्कोर भी अलाउड है, 59 क्योंकि डिजिट्स भी अलाउड हैं, तो यार ये भी जो नाम मैंने रखा है ये भी सही है। अब आ गया ये तीसरा जो R@INT रखा। अब जब इस नाम को मैं देखूंगा, चेक करेगा सिस्टम, तो वो देखेगा कैपिटल R अलाउड, लेकिन उसके आगे जो कैरेक्टर दे रखा है वो क्या है? @ क्या दे रखा है? @ अंडरस्कोर तो नहीं है ना भाई, @ है। तो यार @ तो ऊपर किसी भी एक्शन ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये जो नाम है ये नाम इनवैलिड है। ठीक है जी, ये नाम क्या है? इनवैलिड है। अच्छा जी, और आते हैं सेकंड ऑप्शन, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैरेक्टर। ठीक है, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कैरेक्टर बट नॉट विद अ डिजिट। तो भैया यहां पे सीधा सीधा साफ साफ कह रखा है कि याद रखना भैया, जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम रखना चाहते हो रखो, जो मर्जी तुम्हें दिल करे रखो, लेकिन याद रखना जी शुरुआत में डिजिट नहीं आना चाहिए। जैसे कि मतलब अगर मैंने लिखा AMT 7 इज इक्वल टू 500, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, AMT 700 नाम बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिख दिया 7 AMT इज इक्वल टू 500, तो क्या होगा? लो भैया बिग क्रॉस, ये अलाउड ही नहीं है। अगर आपने अपने पाइथन के प्रोग्राम में ऐसे लिख दिया तो आपको पाइथन एक अच्छा सा प्यारा सा एरर मैसेज दिखा देगा। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना कि जो भी आप आइडेंटिफायर का नाम रखोगे वो डिजिट से शुरू नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ये 2 रूल्स हुए, इनको आप नोट कर लीजिए। ठीक, अब मैं नेक्स्ट पे आ रहा हूं, और कौन कौन से रूल्स दे रखे हैं। चलिए, तीसरा रूल यहां पे ये कहता है कि भैया नो कीवर्ड इज अलाउड। भाई इसका मतलब ये है कि भैया आपने किसी भी कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर के नाम पे यूज नहीं करना।
मतलब ये, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ब्रेक इज इक्वल टू 40। अब ये जब लाइन में चलाऊंगा तो भैया यहां तो आराम से क्या आएगी भैया, एरर आएगी। एरर क्यों आएगी? क्योंकि आपको अगर ध्यान हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कीवर्ड्स की थोड़े बहुत कीवर्ड्स लिखवाए थे, उन कीवर्ड्स में आपने देखा ना ब्रेक भी था, ठीक है। तो भैया ब्रेक तो क्या है, ब्रेक तो एक कीवर्ड है, तो मैं उसके आइडेंटिफायर के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। और साफ साफ स्पष्ट शब्दों में यहां पे लिखा हुआ है कि भैया नो कीवर्ड इज अलाउड, कोई कीवर्ड अलाउड नहीं होगा। अच्छा जी, और ये याद रखना कि पाइथन जो है, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब है कि ब्रेक शब्द एज अ कीवर्ड के तौर पर पाइथन सिर्फ और सिर्फ तभी ट्रीट करेगा जब उसके सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। लेकिन अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया ब्रेक इज इक्वल टू 40, तब इस वक्त इस लाइन में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बिल्कुल फर्स्ट क्लास चलेगा। क्यों? क्योंकि अब यहां पे ब्रेक का बी कैपिटल हो गया, और ये ब्रेक का बी कैपिटल होने के बाद अब सिस्टम इसको कीवर्ड नहीं मानेगा, बल्कि इसको क्या मानेगा, एक नॉर्मल शब्द मान के चलेगा। क्योंकि वो इसे कीवर्ड कब मानेगा, जब भैया उसके सारे कैरेक्टर स्मॉल में दे रखे हों, और अगर नहीं दे रखे तो भैया नहीं मानेगा उसको। ठीक है जी, तो ये ध्यान रखना कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। चौथा पॉइंट जो है हमारे पास वो सिंपल सा ये है कि देयर इज नो लिमिट फॉर द लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर नेम। भैया जो आइडेंटिफायर का नाम आप रखोगे ना, तो नाम की कोई लिमिट नहीं है कि भैया कितना लंबा नाम रख सकते हो, 10 कैरेक्टर का, 20 कैरेक्टर का, ऐसा कुछ नहीं है। आप जितना मर्जी लंबा नाम रख लो। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको देखो नाम के लेंथ में तो कोई लिमिट नहीं दे रखी ना, आपको कोई लिमिटेशन नहीं है। लेकिन फिर भी ना आप एक चीज का ध्यान रख के चलेंगे कि आपका नाम शॉर्ट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। मतलब जिस काम के लिए उस वेरिएबल को इस्तेमाल कर रहे हो, उस काम से ही रिलेटेड ही उस वेरिएबल का नाम लिख दो। जैसे मान लो मुझे एक इनकम टैक्स का स्टोर करना है, तो मैं उसके लिए नाम ऐसे लिख सकता हूं, इनकम अंडरस्कोर टैक्स इज इक्वल टू 30, ऐसे लिख सकता हूं, या ऐसे भी लिख सकता हूं IT इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो वैसे नाम की लेंथ की लिमिट कोई नहीं है, जितना मर्जी लंबा नाम लिखो, लेकिन कोशिश ये करें कि जो भी नाम आप लिखें वो थोड़ा सा रेलिवेंट सा नाम हो, कुछ मतलब जिस चीज की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हैं उससे कुछ मतलब रखता हो नाम। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली आइडेंटिफायर के नाम रखने के रूल्स थे। तो अभी फिलहाल आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो बाकी हमारे पास टोकन्स हैं उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये जो मैंने आपको कराया है उसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, अच्छी तरह से। और देखो भाई, अब ये जो 11th का रिवीजन करवा रहा हूं, ये रिवीजन टूर जो चल रहा है इंपॉर्टेंट है। एक तो इसमें पेपर में क्वेश्चंस भी आएंगे इससे, और दूसरा कि भैया आगे के सारे टॉपिक्स को समझने के लिए ये बेस बनना जरूरी है। ठीक है जी, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।